जी, लेक्चर नंबर 26 हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा था चेंजेस इन सप्लाई, और आज जो है इस सप्लाई जो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लॉ ऑफ सप्लाई, उसका जो है लास्ट सब टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट टेल अस द एक्सटेंट टू विच सप्लाई चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, कितना परसेंट जो है अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उसमें कितना परसेंट जो है वो सप्लाई में चेंज आएगा। तो रिजॉल्व इस इशू को जो है वो सॉल्व करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है एक कॉन्सेप्ट वो डेवलप किया गया, और उसकी क्या डेफिनेशन है। The degree of responsiveness or sensitivity of quantity supplied of a product to a change in its price। degree of responsiveness के हमारे पास कितना जो है वो परसेंट जो है वो चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन ओनली बी मेजर्ड बाय द परसेंटेज मेथड। वैसे तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड जो है काफ़ी, ये तो हम लोग कुछ जो है वो कमोडिटीज़, एक कमोडिटी लेंगे उसकी सप्लाई देखेंगे, दूसरी लेंगे उसकी देखेंगे, लेकिन अगर बल्क में प्रोडक्शन हो रही है और पूरी इकॉनमी को स्टडी करना है तो फिर जो फॉर्मूला लगेगा इसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, वो होगा आर्क मेथड। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड जो है आर्क इलास्टिसिटी भी होता है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे क्वांटिटी सप्लाइड को मेजर करने के लिए होता है। तो जो छोटी, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इसके अंदर हम एक कमोडिटी को स्टडी करते हैं या चंद चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसके अलावा कंज्यूमर्स को भी अगर हम स्टडी करते हैं तो एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, इस तरह होंगे। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो अभी जो हम टॉपिक्स कवर करें ये माइक्रो से रिलेटेड हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। नंबर 1, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 परसेंटेजेस इज़ 1। ठीक है, इक्वल टू 1, इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास पहला केस आ रहा है। सेकंड है मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 जिसमें, और फिर है हमारे पास लेस देन 1। फाइन, डिराइविंग द फॉर्मूला, जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आप देख सकते हैं NS, that is the elasticity of supply, that is equal to percentage change in quantity supplied and परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है कि प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कितने परसेंट चेंज होगी। और इसका देखें आप, परसेंटेज चेंज जो है वो किससे मेजर किया जाता है, Q0 माइनस Q1, वेयर Q0 इज़ दी ओल्ड क्वांटिटी और Q1 जो है वो न्यू क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका परसेंटेज चेंज आ गया QS में। और इसी तरह प्राइस में अगर हम देखें परसेंटेज चेंज, तो P0 जो है वो हमारी ओल्ड प्राइस है, तो जो न्यू प्राइस होगी उससे फिर रिलेट करके जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। इन दिस फॉर्मूला Q0 is the old quantity, Q1 is the new quantity, so Q0 minus Q1 divided by Q0 multiplied by 100। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। वैसे तो अगर जनरल बात की जाए तो ये क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी डिमांड भी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आएगा, और ओल्ड प्राइस फिर इस तरह, फिर न्यू प्राइस P1। और इनको जब हम लोग सेपरेटली जो है वो जब देखेंगे तो ये देखें Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q0, ये हमारे पास डेल्टा Q बाई Q, बिकॉज Q0 माइनस Q1 इज़ इक्वल टू डेल्टा Q, और नीचे Q0 है तो उसको हम सिंपली जो है वो Q से एब्रीविएट करेंगे। इसी तरह P0 माइनस P1 जो है, P0 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P, और क्योंकि P0 से P को एब्रीविएट किया जा रहा है तो डेट विल बी डिवाइडेड बाय डेल्टा P। तो अब जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन एक आ रही है डेल्टा Q बाई Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा P बाई P, और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट विल बी डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। डेल्टा P के ऑपोजिट जो है वो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हम देख रहे हैं वो प्राइस आ रही है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो आ रहा है हमारे पास वो सिंपल क्वांटिटी जो है वो आ रही है, और इस केस में ये क्वांटिटी सप्लाइड होगी। यहाँ पे देखें
क्योंकि परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज मेथड में हमेशा स्मॉल चेंज जो आता है वो क्वांटिटी सप्लाइड में आता है ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। अगर ये आर्क इलास्टिसिटी होता तो फिर हम उसको स्मॉल चेंज ना लिखते, उसको हम चेंज लिखते, अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन क्योंकि हम लोग परसेंटेज मेथड से इसको डिटर्मिन कर रहे हैं तो ये है जी स्मॉल चेंज। एन एस इज इक्वल टू कोफिशेंट, ये कोफिशेंट है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। एंड दिस इज डेल्टा क्यू दैट इज स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द डेल्टा पी स्मॉल चेंज इन प्राइस, और क्यू और पी जो है वो हमारी ओल्ड क्वांटिटीज है। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो हमारे पास जो 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी उसमें आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिया, और ये वो वाला केस है वेयर एन इज इक्वल टू एन एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यूनिटी के इक्वल है। यूनिटी के इक्वल का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी प्राइस और सप्लाई एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रही हैं और इक्वल चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में जो है वो 10 रुपीज़ का चेंज आ रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में भी जो है वो 10 यूनिट्स का चेंज आएगा। ये टोटली जो है ये इक्वल टू यूनिटी आ रहा है। फिर हमारे पास स्मॉल चेंज जो है वो प्राइस में अगर आता है तो सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाइड वो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, और इसका जो कर्व है फ्लैट कर्व होगा क्योंकि दैट इज़ बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गई है थोड़ी सी प्राइस बढ़ने से। तो ये जो है फ्लैट कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन। नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 3 हमारा, व्हेन एन एस इज़ लेस देन 1। एन एस जो है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, अगर वो 1 से कम होगी तो ये जो है स्टीप स्लोप जो है वो हमें शो हो रहा है। ये देखें आप, स्लोप जो है वो इस तरह का है, जबकि फ्लैट में ऐसा नहीं था, फ्लैट में इस तरह का था। ये केसेस हैं दोनों, और जो इक्वल वाला था वो बिल्कुल इस तरह था। सो दीज आर द 3 केसेस। यहाँ पे आप देखें कि प्राइस और जो है प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही। ये डिफरेंट इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं जो भी प्रीवियसली भी हम लोगों ने स्टडी की थी। इसमें अदर देन प्राइस जो है अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे वेदर हो गया, फैशन हो गया। ज़ाहिर है एक चीज़ की प्राइस अगर बढ़ रही है या कम हो रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पे इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा, तो ये जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई होप ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इसका फार्मूला वगैरह जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीम्स कौन सी आती हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व और परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इतनी ज़्यादा प्राइस एक ही है, प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रही लेकिन सप्लाई बढ़ती जा रही है मार्केट में। आपने अक्सर देखा होगा बल्क में, अगर मैं सर्दियों की सीज़न की बात करूं तो विंटर सीज़न में आप देखेंगे कि आप एक बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा जो है वो डिफरेंट जो है वो विंटर से रिलेटेड जो है, चाहे वो कोई कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो एक राजा बाज़ार, जैसे रावलपिंडी की मैं बात करूं तो राजा बाज़ार में आपने देखा होगा मेन बाज़ार में जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने शॉप्स के बाहर जो है वो स्टॉल्स लगाए होते हैं, और थोड़ी सी कीमत पे जो है वो बच्चों के शूज़ वगैरह और कपड़े, जैकेट्स, इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है कि प्राइस वहीं की वहीं है लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन हो रही है और लोग उसको डिमांड भी इतना नहीं करते। ज़ाहिर है एक हद तक ही लोग ख़रीदेंगे ना, हर चीज़ तो नहीं ख़रीदेंगे। तो ये वो वाला केस है कि एक सर्टेन प्राइस सेट की हुई है मार्केट में लेकिन उसमें क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बल्क में प्रोडक्शन हो रही है, और इन्फिनिटी तक जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो सप्लाई हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। स्पेशली जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड भी ये लॉ जो है यहाँ पे होल्ड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये थी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, अब परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ पे आप इसका केस देखें, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व में ये कि प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है लोग, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियसली एक केस पढ़ा था कि लेबर जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं अपनी वेजेस के लिए, तो कंपनी को जो है या जो प्रोड्यूसर है उसको अपना जितना सरमाया उसका होता है वो सारा उस साइड पे शिफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो जो सप्लाई चल रही होती है वो उसी पे ही जो है वो मार्केट में सप्लाई करने पे मजबूर होता है, क्योंकि जितना भी सप्लाई का जो है सारा वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द वेज रेट। तो ये एक जो है इन इलास्टिक सप्लाई कर्व की एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है।
उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नंबर 1 इज़ नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक, नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है पेरिशेबल और एक हमारे पास होता है ड्यूरेबल। अब पेरिशेबल गुड जो होता है, इस केस में सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है ना वो बिल्कुल भी वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि पेरिशेबल गुड जैसे सब्ज़ी हो गई, फ्रूट्स हो गए, उनको प्रोड्यूसर को पता है ये ख़राब हो जाने हैं, तो वो उतनी ही सप्लाई करता है मार्केट में जितनी ज़रूरत होती है। हाँ, ड्यूरेबल गुड्स जो है उनकी सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक होती है। इस तरह जो है नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा होता है कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सा कोई प्रोसीजर जो है उसके मुताबिक अपनी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सप्लाई इन इलास्टिक होगी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, कोई महंगी मशीनरी आप ले आए हैं या लेबर ज़्यादा लगाने पड़ गए हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए। उसके अंदर ये होता है कि फिर जो सप्लाई है वो मार्केट में इन इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि एक महंगी मशीनरी आ गई है या लेबर ज़्यादा हो गया तो उससे ये होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज़ किया जाए। फिर हमारे पास है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो चाहिए होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर जो प्रोसेस एक होता है उसके अंदर कैपिटल जो है वो किसी भी सूरत में हो, वो लेबर की सूरत में हो, मशीनरी की सूरत में हो, वो हमेशा जो है वो चाहिए होता है। तो अगर तो कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसी काम से रिलेटेड तो उसके अंदर जो सप्लाई है वो फिर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी इनलास्टिक हो जाएगी। लेकिन कन्वर्सली व्हेन कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू लिमिटेड एक्सटेंट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, आप थोड़ा कैपिटल यूज़ करें, आप ज़्यादा लेबर फोर्स यूज़ करें, तो उसके अंदर फिर ये है कि ज़ाहिर है मशीनरी पे जो है वो बिजली ज़ाया नहीं होगी या दूसरे भी कई तरह के खर्चे होते हैं जो उसके ऊपर नहीं लगते। तो उससे ये होगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की वजह से थोड़ी सी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। आप मशीनरीज कम यूज़ करें, आप मैनुअल काम करें तो उससे थोड़ा सा आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। देन लॉ ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पे हमारे पास 3 लॉज आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, ये आगे जाके स्टडी करेंगे, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के मुताबिक जो है वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में तो प्रॉफिट जो है उसमें, रिटर्न का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट। ठीक, लॉ ऑफ रिटर्न्स में इंक्रीजिंग रिटर्न अगर आ गया, क्योंकि इस नाम से ही जाहिर है कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कितनी होगी, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, कांस्टेंट रिटर्न में थोड़ा सा सप्लाई जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, डिक्रीजिंग रिटर्न में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, और सप्लाई इलास्टिसिटी यहाँ पे बिल्कुल इनइलास्टिक हो जाती है डिक्रीजिंग रिटर्न के केस में। तो ये जो है डिफरेंट थोड़े से कॉन्सेप्ट थे सप्लाई से रिलेटेड, लॉ ऑफ सप्लाई से, फिर उसके बाद उसके हम लोगों ने चेंजेस किए, एंड देन वी हैव डन दी इलास्टिसिटी, फिर एक्सट्रीम्स और अब डिटर्मिनेंट्स। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई से रिलेटेड ये कवर करने ज़रूरी थे। अब कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहीं पे प्राइस जो है वो डिटरमिन की जाती है, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।